हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं टॉप 1000 क्वेश्चन, जिसमें मैं आप लोग को सॉल्व करा रही हूँ और काफ़ी सेट मैंने उसमें करवाए भी हैं। डेली 25 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के हम लोग चल रहे हैं। एग्ज़ाम तक हम लोग 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, मैं बता दूं दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ आ रही है यूपीपीएससी के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। अब वो चाहे आप यूपीपीसीएस प्री दे रहे हैं या फिर आरओ का एग्ज़ाम, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ रात को 9 बजे टेस्ट सीरीज़ चल रही है आरओ 2023 एग्ज़ाम के लिए। इसमें 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, जो कि एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करते हुए, लेटेस्ट ट्रेंड को देखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराए जा रहे हैं। दोनों क्लास फॉलो करनी है आपको। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, कोई भी प्रॉब्लम है आप चैनल पर विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसी में सारी वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए, अब आपको मिक्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मतलब अभी तक हम लोगों ने लगभग 8 से 9 सेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। हाँ, 8 सेट सॉल्व किए हैं, जिसमें डेली हम लोग 25 क्वेश्चन कर रहे थे। तो 16 क्लासेज आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, अब अगली जो ये क्लास है इसमें हम देखेंगे मिक्स क्वेश्चन। अभी तक हम लोग सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर रहे थे। अब इसमें आप देखेंगे जीएस, पूरे जीएस का आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल रहा है। डेली क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और आप अपना स्कोर जो भी हो वो कमेंट करके बताइएगा। कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मैम मेरा स्कोर बहुत कम आ रहा है, किसी का 8 सही हो रहा, किसी का 10 सही हो रहा। तो देखिए, परेशान मत होइए, इसीलिए ये टेस्ट सीरीज़ कराई जा रही है। अभी आपके पास 1 महीने का लगभग वक्त है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आप डेली टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, जो सही हो रहे हैं ठीक है, उनको भी नहीं बोलना है। जो आप नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, जहाँ से आपकी गलती हो रही, उसको तो प्रिपेयर करिए, और वो किस टॉपिक से है उसको देखिए, वो टॉपिक बस प्रिपेयर कर डालिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। जिस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं बस वो टॉपिक पढ़िए, उस दिन का वो तैयार कर लीजिए। डेली 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन में 25 टॉपिक आपको मिलेंगे। मैं कहती हूँ उसमें से कुछ एक ही टॉपिक से हो जाते, फिर भी आपको 10 टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, उनको पढ़िए। अब उनसे आप आगे क्वेश्चन गलत ना होने दीजिए। तो इस तरीके से प्रिपेयर करिए, परेशान मत होइए अभी। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, और इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें सेट करना है। तो सबसे पहले है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, सेकंड है मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव, थर्ड है बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ, और फोर्थ है सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन। अब इनमें जो ये दिए गए ऑप्शन, इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है। आपको इनमें से कोई एक भी याद होगा, तब भी धीरे धीरे गेस कर सकते हैं। सारी डेट जरूरी नहीं होती सबको याद हो, तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। जैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में होता है। मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव कब पारित किया गया था, कब लाया गया? 1940 में। अब जब बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था, वो समय था 1935 का। ये एक्ट आपको तो बहुत अच्छे से याद रखना है, 1935 वाला। सुभाष चंद्र बोस भारत से पलायन कब करते हैं? वो है 1939 में। एक मिनट माफ़ कीजिएगा, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं, और 1941 में ये भारत से पलायन करते हैं। अब हो गया ना, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, 3, 1, 2 और 4। इस तरीके से आपको करना है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में, मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव 1940 में, बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग होता है 1935 में, और सुभाष चंद्र बोस भारत से पलायन करते हैं 1941 में। अगला प्रश्न है, देखिए कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं। इसमें सूची 1 में वो स्थान दिया गया है, और सूची 2 में उसी से रिलेटेड डेट दी गई है। अब आपको बताना है कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो कि जो कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो 1885 में होती है। तो ये पहला अधिवेशन है 1885 का। ये कब हुआ? इस तरीके से एक एक करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। स्थान में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद दिया गया। वर्ष में 1888, 1885, 1886 और 1887। मतलब जो 1885 में जब बनती है कांग्रेस, तो ये पहला अधिवेशन है। और पहला अधिवेशन आपको याद रखना है सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। ऐसे मैच करिए। फिर दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है, और दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं, WC बनर्जी। सेकंड कलकत्ता में होता है। फिर थर्ड आप देखिए 1887 का, ये कहाँ होगा? मद्रास में होता है। और ये तीसरे अधिवेशन की खासियत थी कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। इस तरीके से याद रखना है। फिर 1888 चौथा है, इलाहाबाद में होता है, या फिर प्रयागराज बोलते हैं। तो डेट आप याद करिए, और इसकी एक ट्रिक भी बना सकते हैं।
BKME करके, ठीक है। तो शुरुआत के 4 याद हो जाएंगे, आगे के लिए मैं आगे ट्रिक बताऊंगी। तो ये आपको याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। ई मैंने डाल दिया, आप इसकी जगह पे जो भी आई या जैसे भी आप याद करना चाहें, तो ई से थोड़ा इलाहाबाद याद रह जाता है। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 3, 4, 1। अब तीसरा प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फिर से एक तरफ युद्ध दिए गए हैं, दूसरी तरफ वर्ष दिए गए हैं। इतिहास के ऐसे ही प्रश्न आने हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध दिया गया है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दिया गया है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध दिया गया और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध दिया गया है। डेट देखिए, वर्ष में 1767 टू 1769, सेकंड ऑप्शन में 1775 टू 1782, थर्ड ऑप्शन में 1845 से 1846 दिया गया है, फोर्थ में 1824 टू 1826 दिया गया है। देखिए, जिन्होंने भी शॉर्ट्स नहीं देखे हैं इस चैनल पर, डेली 3 शॉर्ट्स आते हैं, शॉर्ट वीडियो, वो ज़रूर देखिए। वहाँ पर मैं, अभी तो जन आंदोलन चल रहे हैं, इससे पहले मैंने कांग्रेस के सारे फैक्ट्स कंप्लीट करा दिए हैं। उससे पहले आप देखेंगे ये जितने भी युद्ध हैं उनके जो वर्ष हैं वो सारे कंप्लीट कराए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड हो चुके हैं, तो शॉर्ट्स भी ज़रूर देखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ये जो दिए गए हैं युद्ध ना, ये भी क्लासेस हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे वो मध्यकालीन भारत के युद्ध हो, माफ़ कीजिएगा, उसके साथ साथ आधुनिक भारत के इतिहास से हो या फिर प्राचीन भारत के इतिहास से, सब कंप्लीट हो चुका है। डे वाइज सीरीज सही से देखिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आप देखिए ये कब होता है, तो 1767 टू 1769 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये आपको याद रखने सारे, जिनको भी नहीं याद है देखिए, याद करने का तरीका क्या है। एक जगह आप प्रथम जितने भी आंग्ल मैसूर युद्ध हुए एक पास लिख लीजिए, फिर आंग्ल मराठा युद्ध जितने हुए एक पास लिख लीजिए, आंग्ल सिख युद्ध लिख लीजिए, आंग्ल बर्मा युद्ध जो भी है, आंग्ल नेपाल युद्ध, अफगान युद्ध, जितने भी सब एक पास कर लीजिए, तो ये चीज़ें कभी भूलेंगी नहीं। अब उनसे रिलेटेड कौन सी संधि हुई वो लिखना है आपको। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अब देखिए 1775 से 1782 में होता है। फिर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो 1845 से 1846 में, और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824 से 1826। तो एक सामने ही दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है, लेकिन ऐसा आपको हमेशा नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको नोट करना है। मैंने पढ़ा दिया इसलिए मैं अब यहाँ पे नहीं बताने वाली, आपको वो क्लास देखनी, यहाँ पे बहुत लंबा वक्त जाएगा। आपको ये जो लिखे हैं वो तो याद करने ही है, साथ में सारे मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध और एंग्लो फ्रेंच जो भी कर्नाटिक वॉर है वो सारे कंप्लीट करिए। फोर्थ क्वेश्चन है, एक अभिकथन दिया गया है और उसका दूसरा कारण बताया जा रहा है, ठीक है। तो अभिकथन दिया गया है 1652 से 54 के दौरान अंग्रेज भारत के पश्चिमी तट पर आए और पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। अब इसका कारण दिया गया क्योंकि पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई टापू दिया था। अब बताना इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कौन सा सही है। अब ये देखिए, ये कूट मैं नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि बहुत वक्त जाता है, ये आप रीड करके इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, जो कथन दिया गया है कि 1652 से 1654 की बात की जाए, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा कि इसके दौरान आप देखेंगे, इस समय के दौरान अंग्रेज जो होते हैं भारत के पश्चिमी तट पर आए हुए होते हैं और जो पुर्तगाली इनके साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध बनने लगते हैं। अब क्यों, क्योंकि देखिए 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी की थी और इस शादी के बदले उन्हें दहेज दिया गया, तो दहेज में दे दिया बम्बई, उनका था जैसे लग रहा है, तो उन्होंने बम्बई टापू दान में दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कथन और कारण दोनों ही सही दिए गए हैं और ये इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, क्योंकि देखिए अब दे दिया तो दहेज में दिया तो खुश हो जाएंगे, मैत्रीपूर्ण संबंध बनेंगे ही। तो ये आपको याद रखना है, मैत्रीपूर्ण संबंध क्यों बन रहे हैं, ये 1652 पहले की बात है, मैत्रीपूर्ण संबंध थे, उसके बाद में ये हो रहा है 1661 में दिया गया दहेज में, ठीक है बम्बई। तो ऐसे याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका हेल्प करूंगी आपको आंसर देने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं। तो पहला है पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, सेकेंड है हिंदू महासभा की स्थापना, थर्ड है स्वराज पार्टी की स्थापना और फोर्थ है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के प्रश्न आपको देखिएगा मिलेंगे ज़रूर एग्जाम में। तो पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है, रट डालिए 1916 में, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में, स्वराज पार्टी ये तो रटा होगा आप लोग को 1923, मुझे नहीं लगता ये किसी को अब नहीं याद होगा, अगर आप ऐसा एग्जाम देने जा रहे हो अभी तक नहीं याद है तो फिर दिक्कत की बात है, और अखिल भारतीय किसान सभा 1936। तो बस इसको लगा दीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4।
सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? ए द आर्कटिक होम इन द वेदास, सेकंड है इंडिया विंस फ्रीडम, थर्ड है अनहैप्पी इंडिया, फोर्थ है इंडिया डिवाइडेड। बताइए कौन सी है पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की? तो देखिए इनमें से कोई भी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की नहीं है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू की कौन कौन सी पुस्तकें हैं ये आपको बताना है। चलिए अभी देखिए इनमें से ये कौन कौन सी पुस्तकें हैं। द आर्कटिक होम इन द वेदास, ये है बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, इनकी गुब्बारे है, इंडिया विंस फ्रीडम है, अल हिलाल है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की है। किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की है। देखिए ये भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ शॉर्ट्स में भी। जो टॉपिक अब आपके आ रहे हैं हिस्ट्री में, लगभग टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री के ही करवाए हैं, तो ये हो चुके हैं, काफ़ी टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं इनमें से। तो इस क्वेश्चन में तो पूछा गया था जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें। अब इनकी पुस्तकों में आप देखेंगे हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी है। एन ऑटोबायोग्राफी भी इन्हीं की है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। टुवर्ड्स फ्रीडम लिखा था, पुस्तक का पूरा नाम है एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, इस तरह करके है, आप देख लीजिएगा। ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें हैं और ये जो दी गई हैं इनका मैंने आपको उत्तर बता दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो मार्च 1816 में संपन्न हुई सुगौली की संधि के साथ आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया। फिर दिया गया सेकंड ऑप्शन, नेपाल की राजधानी काठमांडू को 5 वर्षों के लिए अंग्रेजों को देना पड़ा था। अब यहाँ पर बताना है कौन सा कूट सही दिया गया है। तो ये हैं आपके, इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही दिया गया है। मार्च 1816 में सुगौली की संधि होती है जिससे आंग्ल नेपाल युद्ध बंद हो जाता है, रुक जाता है। हुआ कब था? 1814 से 1816 में। अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत दिया गया है, ये नहीं था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए नेपाल ने सिक्किम से अपने सभी अधिकार वापस ले लिए थे। नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है इसमें एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखे जाने की अनुमति मिली थी। यहाँ पर इन्होंने 5 वर्षों के लिए अंग्रेजों को नहीं दिया था। आठवां प्रश्न है, मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित एक उद्घोषणा द्वारा स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी केंद्र कौन सा था? बंताम, बटाविया, सिरेबोन, बांडुंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बटाविया में इन्होंने स्थापित किया था अपना जो पूर्वी केंद्र था इनका डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1602 में। नाइन्थ क्वेश्चन है, कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है या नॉट करेक्ट है? तो इसमें उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड स्थान दिए गए हैं। पहला है शाकुंभरी देवी मेला, ठीक है, सहारनपुर में। कैलाश मेला हरदोई में। ध्रुपद मेला वाराणसी और मुड़िया मेला मथुरा में बताया जा रहा है। बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ये शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में, कैलाश मेला हरदोई नहीं आगरा है, ध्रुपद मेला वाराणसी है और मुड़िया मेला मथुरा गोवर्धन दोनों जगह। तो ये हरदोई की जगह क्या हो जाएगा? कैलाश मेला में आगरा, ऑप्शन बी राइट होगा। 10वां प्रश्न है, गोरखपुर जिले के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 4 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा कांड में लगभग कितने पुलिस मारे गए थे? 21, 22, 23 या फिर 24? इसका राइट आंसर होगा 23 पुलिसकर्मी इसमें मारे गए थे और 3 जो नागरिक थे, आम नागरिक, वो भी मारे गए थे। तो याद रखना ये हुई कब चौरी चौरा? 4 फरवरी 1922 को 23 पुलिसकर्मी इसमें मारे गए थे। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराए गए क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने किस जिले की जेल में फांसी दी थी? तो देखिए काकोरी षड्यंत्र केस आपको याद होगा, इसमें 3 लोग को फांसी दी गई थी। इसमें आपको याद रखना है रामप्रसाद बिस्मिल थे, इनके साथ साथ राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे, अशफाकुल्ला खां थे। तो इनको पूछा गया इसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को, इनको 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी, कहाँ दी गई थी? गोरखपुर, फैज़ाबाद, नैनी, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे दिया गया था? गोंडा में दिया गया था इनको,
गोंडा याद रखना है, ठीक है। गोरखपुर में रामप्रसाद बिस्मिल थे, फैज़ाबाद में अशफाक उल्लाह खां, ठीक है। गोंडा में किसको मिला, ये राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को। और हाँ, नैनी प्रयागराज में रोशन सिंह को फांसी दी गई थी, ठीक है। तो ये 4 लोगों को आपको याद रखना है काकोरी षड्यंत्र में। 12वां प्रश्न है, 1902 से 3 में पुलिस प्रशासन की समीक्षा के लिए सर एंड्रयू फ्रेजर के अधीन पुलिस आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में की गई थी। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन या इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपको याद होगा कि मैंने आपको कराया है गवर्नर जनरल वायसराय, किसके समय पे क्या घटनाएं हुई हैं इम्पॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है 1899 से 1905 के बीच किसका कार्यकाल रहता है, लॉर्ड कर्जन का। बेवजह लॉर्ड लगाए हुए हैं ये लोग, पता नहीं क्यों। तो 1899 में 1905 तक कर्जन का कार्यकाल रहता है, ठीक है। उसी में ये घटना होती है, कौन सी, एंड्रयू फ्रेजर के अधीन पुलिस आयोग की नियुक्ति की जाती है। ये याद रखना है, पुलिस प्रशासन की समीक्षा के लिए, ऑप्शन बी। 13वां क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की शुरुआत में भारत ने पूरे विश्व में निर्मित सभी वस्तुओं की कितनी आपूर्ति की थी। 1/3, 2/3, 1/4 या फिर आधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1/4। 14वां क्वेश्चन है, 1781 के संशोधन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने इस 1781 के संशोधन अधिनियम को पारित किया था और इसे बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आप लोगों ने याद किया होगा, इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें बताने कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। 15वां क्वेश्चन है, एक अभिकथन है, दूसरा कारण दिया गया है और इनके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो अभिकथन है, 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी पेरियार के नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इसका कारण है क्योंकि यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा लागू भूमि कर में वृद्धि के खिलाफ शुरू किया गया था। आप बताइए क्या सही होगा। पहला सही है, स्टेटमेंट सही और कारण सही है। इस तरीके से आपको ये स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आप सभी को पता है। अपना आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर होगा कि 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कथन तो सही दिया गया लेकिन इसका कारण गलत दिया गया है। कारण दिया गया है, कारण इसका था ब्राह्मणों द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे, मतलब जातिगत भेदभाव जिसको बोल रहे हैं, उसके खिलाफ ये शुरू किया गया था। अंग्रेजों द्वारा लागू भूमि कर की वृद्धि के खिलाफ नहीं था। तो ये चीज़ें याद रखना। देखिए जितने भी जन आंदोलन आते हैं तो लगता है कि यही कारण हो सकता है, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। जिसमें भी कुछ अलग है वो ध्यान रखिए। तो ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे जातिगत भेदभाव के खिलाफ ये शुरू किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा में कोई कार्य संपादित होना है तो गढ़ पूर्ति कितनी होनी चाहिए। बहुत बार पूछा गया है इसके बारे में, कोरम के बारे में। कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी सहित, या बी ऑप्शन है कुल सदस्यों का 8वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी सहित, सी है कुल सदस्यों का 7वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी सहित, और कुल सदस्यों का 9वां हिस्सा। इसमें देखेंगे जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके सहित बताना है। तो कोरम के लिए याद करिए, गढ़ पूर्ति कब होती है, जब कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा हो। इसमें पीठासीन अधिकारी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। 17वां क्वेश्चन है, 1931 से 32 के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश और देशद्रोह के आरोप में 12 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। जतीन्द्र नाथ दास, सूर्यसेन, मानवेंद्र नाथ रॉय या मदन लाल ढींगरा। ये 1931-32 के दौरान बात की जा रही है, याद करने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय को। कितने साल की सज़ा सुनाई गई थी, 12 साल की कैद सुनाई गई थी। ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। और उनकी सज़ा बाद में कम कर दी गई थी, 6 साल कर दिया गया था। 12 साल के कारावास को कम किया गया था। एम.एन. रॉय। 18वां क्वेश्चन है, इतालवी व्यापारी अन्वेषक मार्को पोलो ने किस राजवंश की रानी रुद्रमा देवी के शासनकाल के दौरान दक्षिणी भारत का दौरा किया था। ए है राष्ट्रकूट, बी है काकतीय, सी है पल्लव और डी है सातवाहन। तो इसमें जो रानी रुद्रमा देवी हैं ये थी काकतीय राजवंश से। ऑप्शन बी राइट होगा। इनका टाइम पीरियड था 1262 से 1296, ठीक है।
रानी रुद्रमा देवी, काकतीय वंश से। अब 19th क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ वित्त आयोग दिया गया है, दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष दिए गए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। तो वित्त आयोग तीसरा, पांचवा, सातवां और नवा दिया गया है और इसके अध्यक्ष देखिए कुछ तो याद ही करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते एग्जाम में। AK चंदा, JM शेलार, महावीर त्यागी, NKP साल्वे। इसका राइट आंसर होगा, देखिए अपना आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दे रही हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो तीसरे के होंगे AK चंदा, पाँचवें के हैं महावीर त्यागी, सातवें के हैं JM शेलार और नवे के हो जाएंगे NKP साल्वे। ऑप्शन ए राइट होगा, 1, 3, 2, 4। 20वां प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव किस क्रम के सिख गुरु थे? चौथे, पाँचवें, छठवें या फिर सातवें? तो अगर आपसे पूछा गया, अब जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो तो ये टॉपिक प्रिपेयर करिए। चौथे का देखिए, इसमें गुरु अर्जुन देव थे, ये पाँचवें सिख गुरु थे। ऑप्शन बी राइट होगा। इनका टाइम पीरियड 1581 से 1606। किसका? गुरु अर्जुन देव का 1581 से 1606। तो अगर ये पूछा जाए किसके समकालीन थे, तो ये जहांगीर के समय की बात हो रही। इन्होंने जो जहांगीर का बेटा होता है खुसरो, उसकी मदद की होती है, इसीलिए जहांगीर उन्हें मार डालते हैं, उन्हें मरवा डालते हैं, ठीक है। और इन्हें शहीद सिख के रूप में इसीलिए इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। देखिए अगर आप RO का एग्जाम देने जा रहे हैं तो खिलजी हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गए, इनको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं। तो 21वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर के अंतर्गत उपज का कितना हिस्सा देना पड़ता था? 1/20वां भाग, 1/30वां भाग या 1/25वां भाग या फिर 1/10वां भाग? इसका राइट आंसर 1/20वां भाग देना पड़ता था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगाया था, और यह कर उन किसानों को देना पड़ता था जो अपनी खेतों की सिंचाई के लिए सरकारी नहरों से पानी लेते थे। कितना देना पड़ता था? अपनी उपज का 1/20वां भाग। 22वां प्रश्न, अकाल पीड़ितों की मदद करने वाला पहला शासक था जिसने इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में राहत शिविर भी खुलवाए थे। अब इसके बारे में भी पढ़ना है आप। फिरोज शाह तुगलक पढ़िए, दूसरे ये भी हैं, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ये पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों के लिए सहायता की थी और इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में एक राहत शिविर भी खुलवाया था, या कई होंगे उसमें शिविर जो भी है। तो इन्होंने कई शिविर बनवाए थे हेल्प करने के लिए जो भी अकाल पीड़ित लोग थे। ऑप्शन सी राइट होगा। 23rd क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सिखदारों की देखभाल के लिए एक सैनिक अधिकारी अमीर बंगाल को नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर बताना है। शाहजहाँ थे, शेरशाह सूरी था, या फिर हेमू, या फिर बहादुर शाह जफर, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने सिखदारों की देखभाल के लिए एक सैनिक अधिकारी अमीर बंगाल को नियुक्त किया था। सर्वप्रथम यह पद किसको दिया गया था? काजी फजीलत नामक एक व्यक्ति था उसको। 24th क्वेश्चन है, नौका झाकड़ किस राज्य का लोकगीत है जिसे नाई समुदाय द्वारा गाया जाता है? झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? बहुत जगह आपको नौवा झाकड़ भी मिल जाएगा, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें से बताना है कहाँ का है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ये जरूर याद रखिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के आपको लोकगीत तो याद ही रखने, किसी हाल में नहीं भूलना है। तो ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, माफ़ कीजिएगा, जो नाई समुदाय द्वारा गाया जाता है। कौन सा? नौका झाकड़ या फिर नौवा झाकड़। अगला प्रश्न है 25वां, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1799 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवध का नागरिक विद्रोह शुरू हुआ था? शरीयतुल्लाह, दादू मियाँ, वजीर अली खान या फिर टीटू मीर? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वजीर अली खान। इनके नेतृत्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवध का नागरिक विद्रोह हुआ था। कब? 1799। 1857 सबने रट रखा है, उससे पहले हुआ था। अगर आपको अवध का पूछा जाए तो डेट क्या होगी? 1799। और किसके नेतृत्व में? वजीर अली खान के नेतृत्व में। तो यहाँ तक मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछिएगा, या कोई करेक्शन है तो आपको कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा।
मैं पिन कर दूंगी। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही, जैसे बहुत से बच्चे भी परेशान हैं टेस्ट सीरीज़ को लेकर के, स्कोर नहीं आ रहे, धीरे धीरे आएंगे ना, अभी सॉल्व कीजिए, अभी क्वेश्चन रिपीट होना भी शुरू होंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहिए। जो टॉपिक आपके नहीं प्रिपेयर हैं वो डे वाइज सीरीज़ फॉलो करें, वहाँ पर उनको मिल जाएंगे वो टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसे और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है। और क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।